Who has become the youngest player to score a century in IPL? This feat also marked the fastest century in the IPL by an Indian. पूछ रहे हैं कि IPL में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने। यह उपलब्धि IPL में किसी भारतीय द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक भी है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने फास्टेस्ट सेंचुरी मारी है IPL में किसी इंडियन द्वारा केवल 35 बॉल्स में, और ये सेकंड फास्टेस्ट है IPL में। मतलब फास्टेस्ट तो किसी इंडियन द्वारा है और ओवरऑल अगर हम देखें तो सेकंड फास्टेस्ट है, क्योंकि फास्टेस्ट क्रिस गेल ने मारी 2013 में 30 बॉल पर। राजस्थान रॉयल के जो बैटर हैं ये यंगेस्ट सेंचुरियन भी हैं T20 में। 14 साल 32 दिन इनकी एज रही जब इन्होंने सेंचुरी मारी, और इससे पहले रिकॉर्ड था गुस्टाव मैक्यून के नाम। Which eminent Malayalam filmmaker and cinematographer recently passed away at the age of 73? हाल ही में किस प्रख्यात मलयालम फिल्म निर्माता और छायाकार का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है साजी नीलकंठन करुणाकरन। जाने माने मलयालम फिल्म मेकर एंड सिनेमाटोग्राफर साजी नीलकंठन करुणाकरन, इनका हाल ही में निधन हो गया है 73 की एज में, तिरुवनंतपुरम केरल में। और हाल ही में इनको JC डेनियल अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू मलयालम सिनेमा से भी सम्मानित किया गया था, जो कि केरल राज्य का हाईएस्ट फिल्म ऑनर है। इनकी डेब्यू फिल्म पेरवी थी और 70 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको स्क्रीन किया गया। सेकंड फिल्म की स्वाहम थी और पाम डियोर कांस फिल्म फेस्टिवल में इसको नॉमिनेट भी किया गया था, और वनप्रस्थम को भी स्क्रीन किया गया था कांस फिल्म फेस्टिवल में। दूसरी ओबिचुरी है मोतईल गोविंदा शंकरा नारायणन, जिन्हें MGS नारायण भी कहते हैं। जाने माने हिस्टोरियन, रिसर्चर और एजुकेटर रहे। इनका निधन हो गया 92 की एज में। हु वॉज रिसेंटली कन्फर्ड विथ फिजीज हाईएस्ट ऑनर द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी? हाल ही में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है मधुसूदन साई। मधुसूदन साई इन्हें फिजी का हाईएस्ट ऑनर दिया गया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। प्रेसिडेंट ऑफ फिजी रातू नईकमा लालाबलव के द्वारा। मधुसूदन साई का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है फिजी में? इन्होंने यहाँ पर श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया है, और फ्री चिल्ड्रन हॉस्पिटल है ये फिजी में। इससे पहले ये सम्मान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू को भी मिल चुका है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF प्रेसिडेंट कुनियिंग पटामा लीसवाद्रकुल हेल्स फ्रॉम विच कंट्री? बैडमिंटन विश्व महासंघ की प्रेसिडेंट कुनियिंग पटामा लीसवाद्रकुल किस देश से हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है थाईलैंड। थाईलैंड की कुनियिन पटामा लीसवाद्रकुल ये सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बनी है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, और इनकी जो अपॉइंटमेंट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के चीफ के तौर पर, ये हाल ही में एक एनुअल जनरल मीटिंग हुई है सियामिन चाइना में BWF की, वहाँ पर कंफर्म की गई है। और ये सक्सीड कर रही है डेनमार्क के पॉल एरिक होयर को, जिनका 12 साल का टेन्योर खत्म हो गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर्स कुआलालंपुर मलेशिया में है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइनाज स्पेस स्टेशन वेयर द 3 एस्ट्रोनॉट्स वर सेंट? चीन के उस अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है जहां हाल ही में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया? सही आंसर ऑप्शन डी है तियांगोंग। चाइना ने 3 एस्ट्रोनॉट्स अपने परमानेंटली इनहेबिटेड तियांगोंग स्पेस स्टेशन में भेजे हैं, और इनका 15th क्रूड स्पेस फ्लाइट रहा और 20th ओवरऑल सेंजो प्रोग्राम के तहत, जो कि 3 टिकट पहले शुरू हुआ था। और लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के जरिए इस स्पेस क्राफ्ट को भेजा गया है। चाइना ने हाल ही में एक डेटा रिले सैटेलाइट भी लॉन्च की है ऑर्बिट में अपने जीजैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, और इस सैटेलाइट का नाम है तियानलुन 205 सैटेलाइट। विच डिपार्टमेंट हैज़ पार्टनर विथ SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड टू सिंप्लीफाई म्यूचुअल फंड कस्टमर ऑनबोर्डिंग? म्यूचुअल फंड ग्राहक ऑनबोर्डिंग को सरल बनाने के लिए किस विभाग ने SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। देखिए, कस्टमर ऑनबोर्डिंग के प्रोसेस को सरल बनाने के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक MOU साइन किया है SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ। तो इस कोलैबोरेशन के जरिए
जो इंडिया पोस्ट का एक्सटेंसिव नेटवर्क है उसके जरिए डोर टू डोर KYC वेरिफिकेशन सर्विस प्रोवाइड की जाएगी इन्वेस्टर्स को। SBI म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी KYC वेरिफिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। तो इससे क्या होगा, KYC प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होगा, सिंपल होगा, कन्वीनियंस होगा और इन्वेस्टर्स को भी कोई दिक्कत नहीं होगी KYC के लिए। Which ministry signed an MOU with Rapido to strengthen employment linkages in the logistics sector? किस मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में रोजगार संबंधों को मजबूत करने के लिए रैपिडो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड रैपिडो ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है न्यू दिल्ली में, ताकि जो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है वहाँ पर लॉजिस्टिक सेक्टर से संबंधित रोजगार अपॉर्चुनिटीज़ आती रहें। तो जो रैपिडो है वो रेगुलरली जो ये NCS पोर्टल है, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है, इस पर जो बाइक, टैक्सीज, ऑटोज़, कैब से संबंधित जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको पोस्ट करता रहेगा। हु इज सेट टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो? ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की नई प्रधानमंत्री कौन होंगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, कमला प्रसाद बिसेसर। कमला प्रसाद बिसेसर ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगी ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की। इनकी पार्टी का नाम है यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस। तो इन्होंने यहाँ पर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जीत लिए हैं और 73 साल की हैं। इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं 2010 से 2015 के बीच में, और इकलौती वुमेन है जो किसी कैरिबियन कंट्री को अब तक लीड कर पाई हैं। फर्स्ट वुमेन भी हैं इंडियन डिसेंट की जो प्राइम मिनिस्टर बनी है भारत से बाहर किसी और देश की। द PM मित्र पार्क प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश विल बी सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट? मध्य प्रदेश में PM मित्र पार्क परियोजना किस जिले में स्थापित की जाएगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, धार। मध्य प्रदेश को जो है 2100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल यानी कि PM मित्र पार्क प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी मिल गई है। ये पार्क बेंजोला विलेज, बदनावर तहसील, धार डिस्ट्रिक्ट में बनेगा और इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने। मतलब भारत में पहली तरह का अपना ये पार्क होगा। कई तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज़ होंगी जैसे 20 MLD जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट, अ सोलर पावर्ड एनर्जी फैसिलिटी, प्लग एंड प्ले बिल्ड टू सूट यूनिट्स। अनंत अंबानी विल बी डेजिग्नेटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग इन रिलायंस इंडस्ट्रीज? अनंत अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में किस पद पर नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अनंत अंबानी को होल टाइम डायरेक्टर कंपनी का बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनको बनाया जाएगा। 1 मई से इनकी शुरुआत हो चुकी है इस पद पर 5 साल के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज हाल ही में फर्स्ट इंडियन कंपनी बनी जिसने टोटल इक्विटी 10 लाख करोड़ रुपए की पार की है 2024-25 में। फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स डिड DRDO's स्क्रैमजेट सब स्केल कंबस्टर ग्राउंड टेस्टिंग लास्ट? DRDO के स्क्रैमजेट सब स्केल कंबस्टर का जमीनी परीक्षण कितने सेकंड तक चला? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 1000 सेकेंड्स। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने एक अचीवमेंट हासिल की है स्क्रैमजेट इंजन डेवलपमेंट के क्षेत्र में। इन्होंने एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कंबस्टर ग्राउंड टेस्टिंग को कंडक्ट किया है 1000 सेकेंड्स तक। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ये हैदराबाद बेस्ड लेबोरेटरी है DRDO की, जिसने ये ग्राउंड टेस्टिंग की है अपने स्क्रैमजेट कनेक्टिंग टेस्ट फैसिलिटी में। और इससे पहले भी जनवरी में उन्होंने इस तरह की टेस्टिंग की थी, वो केवल 120 सेकंड तक चली थी। बाकी आप देख लीजिए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आप जानते होंगे कि 5 टाइम्स इसकी स्पीड होती है, ट्रैवल कर सकती है। स्पीड इस जो साउंड की स्पीड होती है उससे 5 टाइम कर सकती है, उसे हाइपरसोनिक बोलते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हैज़ I4C बीन इंक्लूडेड? धन शोधन निवारण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत I4C को शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, सेक्शन 66। गवर्नमेंट ने जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है कि I4C, इसे ऑथराइज कर दिया है कि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ED के साथ शेयर या फिर यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकती है अगर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत इसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन्होंने I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को सेक्शन 66 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत इंक्लूड किया है। गवर्नमेंट ने पब्लिक से ये भी कहा है अगर आप के साथ कोई धोखाधड़ी होती है, फ्रॉड होता है
साइबर क्राइम होता है तो आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं। What was India's total military spending in 2024 according to SIPRI? SIPRI के अनुसार 2024 में भारत का कुल सैन्य खर्च कितना रहा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, $86.1 बिलियन US। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री, इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की। उसने बताया कि भारत का जो मिलिट्री स्पेंडिंग है 2024 में वो लगभग 9 गुना था पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर से। तो जो हाल ही में जो टेंशन चल रही है दोनों ही देशों के बीच में पहलगाम टेरर अटैक के बाद, उसके बाद ये रिपोर्ट रिलीज़ की है। तो भारत का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है जो कि 5th लार्जेस्ट है ग्लोबली, ये 1.6% ग्रो किया है 2024 में और $86.1 बिलियन पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान का केवल $10.2 बिलियन है। टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स की बात करें तो US टॉप पर है, फिर चाइना, फिर रशिया, फिर जर्मनी, फिर भारत। टोटल मतलब अगर ग्लोबली देखें हम तो उनमें 60% तो स्पेंड यही कंट्रीज करते हैं। कंबाइंड वैल्यू $1635 बिलियन है इनकी। विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड एन एंड टू द इबोला सूडान वायरस डिजीज आउटब्रेक? किस देश ने इबोला सूडान वायरस रोग की समाप्ति की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, युगांडा। युगांडा ने डिक्लेयर किया है कि हमने इबोला सूडान वायरस डिसीज आउटब्रेक को समाप्त कर दिया है। 32 दिन का जो मैंडेटरी काउंटडाउन होता है जिसमें कोई भी केस कंफर्म ना हो, ये इन्होंने अचीव किया है। तो 3 मंथ्स पहले यहाँ पर वायरस डिटेक्ट हुआ था इसी कैपिटल कंपाला में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई भी कंट्री इबोला फ्री अपने आप को डिक्लेयर करती है, उससे पहले इसको 42 दिन का इस तरह का पीरियड रहना चाहिए जहाँ पर कोई भी केस रिपोर्ट ना हो 42 दिन में। उसके बाद इसको फिर इबोला फ्री डिक्लेयर कर दिया जाता है। विच कंपनी हैज़ लॉन्च द AI इनेबल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी प्लेटफॉर्म कॉल्ड बंधन 2.0? किस कंपनी ने बंधन 2.0 नामक AI सक्षम संवर्धित वास्तविकता प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, जिसे पहले मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जानते थे, उन्होंने बंधन 2.0 लॉन्च किया जो कि एक AI इनेबल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी प्लेटफॉर्म है। Integrating advanced technology with immersive brand storytelling, the platform features interactive gamification, virtual environments, and opportunities for direct engagement with the leadership during the orientation of the new hires. How many Buddhist monks participated in Bihar's Guinness World Record for the largest singing bowl ensemble? बिहार के सबसे बड़े गायन बाउल समूह के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कितने बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया? राइट आंसर ऑप्शन डी है 375, 375। बिहार ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हाल ही में बनाए हैं। एक तो लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग इन्होंने लॉन्च की है 201.17 स्क्वायर फीट की। दूसरा है 375 बुद्धिस्ट मॉन्क्स बोध गया के, इन्होंने एक सिंगिंग परफॉर्मेंस दी है एक साथ। तो ये सब हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के इनोग्रेट होने से पहले। 4 मई को इनोग्रेट होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा पटना में। ये गेम्स पहली बार बिहार में हो रहे हैं। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय इसको होस्ट कर रहे हैं। अब इससे पहले ना ये लाइन थोड़ी नीचे आ गई है, ये ऊपर होनी थी। जो ये बुद्धिस्ट मॉन्क वाला है ना, ये रिकॉर्ड अब तक केवल 100 बुद्धिस्ट मॉन्क ने किया हुआ था, लेकिन अब 375 ने किया है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेंसस लिस्टेड एज अ यूनियन सब्जेक्ट? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जनगणना को संघीय विषय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, आर्टिकल 246। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की, ने डिसाइड किया है कि कास्ट का डेटा भी अपकमिंग सेंसस में लिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 246 के हिसाब से जो सेंसस है वो यूनियन सब्जेक्ट है, यानी कि उस पर जो केंद्र सरकार है वो कानून बना सकती है, कोई डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। और 7th शेड्यूल के जो यूनियन लिस्ट है उसमें 69 नंबर पर इसको लिस्ट किया गया है। तो यूनियन सब्जेक्ट होता है, स्टेट सब्जेक्ट होता है जहाँ पर स्टेट्स बना सकती है, एक होता है कंकरेंट लिस्ट जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकते हैं। देखिए, कास्ट को अब तक अलग रखा गया है सेंसस से, इंडिपेंडेंस के बाद से अगर हम बात करें, और प्रीवियस गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस का डेटा ना लेकर सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के डेटा जारी किए हैं। तो पहली बार है जब कास्ट को इंक्लूड किया गया है। सेंसस से संबंधित कुछ फैक्ट्स देखेंगे, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, खास करके जो SSC स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स होते हैं। तो सेंसस हमारे देश में सेंसस एक्ट 1948 के तहत कंडक्ट की जाती है और 10 साल में कंडक्ट की जाती है। अब तक 15 बार हो चुकी है, लास्ट बार 2011 में हुई थी।
और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर द्वारा कंडक्ट की जाती है। पहली जो नॉन सिंक्रोनस सेंसस थी ये 1872 में कंडक्ट की गई थी गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो के नेतृत्व में, और जो पहली सिंक्रोनस सेंसस है उसको 17 फरवरी 1881 में शुरुआत की गई थी WC प्लाउडेन के नेतृत्व में। नॉन सिंक्रोनस सेंसस मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पर सेंसस चल रही है। सिंक्रोनस सेंसस मतलब एक साथ पूरे भारत भर में सेंसस चल रही है, ठीक है। नॉन सिंक्रोनस में जैसे किसी एरिया में अभी चल रही है, किसी एरिया में कुछ दिन बाद चलेगी, तो उससे डेटा इतना परफेक्ट नहीं हो पाता जितना सिंक्रोनस सेंसस के अनुसार होता है। जैसे 2011 में हम देखें तो पूरे देश भर में एक साथ सेंसस चल रही थी। इन विच टाउन ऑफ वेस्ट बंगाल इज द न्यू जगन्नाथ धाम टेम्पल लोकेटेड? पश्चिम बंगाल के किस शहर में नया जगन्नाथ धाम मंदिर स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है दीघा। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक मैग्निफिसेंट जगन्नाथ धाम टेम्पल को इनोग्रेट किया है टूरिस्ट टाउन दीघा में, और नाम से पता चल रहा है कि जो पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल है उसी का रिप्लिका है, उसी की एक कॉपी है। और यहाँ पर भी जो डेटीज़ हैं वो जगन्नाथ हैं जो कि विष्णु जी के फॉर्म है, एक अवतार हैं, और उनके सिबलिंग्स बालभद्र और सुभद्रा। कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है और 250 करोड़ रुपए की कॉस्ट इसमें लगी है। हु लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम इन इंडिया? भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना किसने शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है प्रहलाद जोशी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी, इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च की है देश में। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मकसद है भारत को एक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है, मतलब यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भी हो सके, यूज़ कर सकें, एक्सपोर्ट तक हम कर सकें। 2030 तक हमने टारगेट रखा है कि 5 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हम एनुअली जनरेट करेंगे, और 125 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी उससे ऐड होगी। 6 लाख जॉब्स जनरेट होंगी और 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट ग्रीन सेक्टर में हो पाएगा। इससे हमारा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन एवरी ईयर है वो भी 50 मिलियन मैट्रिक टन्स तक कट होगा। फ्रॉम विच स्टेट हैज़ RBI mandated द यूज़ ऑफ प्रवाह पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस? RBI ने किस तिथि से आवेदन जमा करने के लिए प्रवाह पोर्टल के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है May 1, 2025। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि 1 मई 2025 से जो भी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल कंपनीज हैं या और भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, इन्हें प्रवाह पोर्टल को यूज़ करना होगा किसी भी तरह की एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, जो ऑथराइजेशन के लिए, लाइसेंस के लिए या फिर अप्रूवल्स के लिए है। प्रवाह का मतलब है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। RBI द्वारा 28 मई 2024 को इसे लॉन्च किया गया था। प्रवाह का मकसद क्या है? प्रवाह का मकसद है कि एक सिंगल सेफ एंड स्ट्रीमलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जहाँ पर कोई इंडिविजुअल या फिर कंपनी अगर किसी तरह की परमिशन जाता है RBI से तो वहाँ पर अपना प्रपोजल सबमिट कर सके। अब जो ये रूल्स हैं कि प्रवाह पोर्टल को यूज़ करना है, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जिनमें कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, प्राइमरी डीलर्स, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज, इन सभी पर लागू होता है। हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द एशियन योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप? एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन सी है 83। देखिए, भारत ने एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस डिलीवर किया है एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप में। 43 गोल्ड मेडल्स जीते हैं और दिल्ली को टॉप किया है। दिल्ली में ये इवेंट हुआ और 3 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज भी जीता है, जिससे ओवरऑल मेडल 87 भारत ने जीते हैं। भारत के बाद फिर जापान आया दूसरे नंबर पर, 3 गोल्ड 3 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज मेडल के बाद। उसके बाद फिर मंगोलिया, ओमान और नेपाल। Who among the following former vice chiefs of the army recently passed away at the age of 78? निम्नलिखित में से किस पूर्व सेना उप प्रमुख का हाल ही में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सही आंसर ऑप्शन डी है लेफ्टिनेंट जनरल एस पताबीरमन। फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल एस पताबीरमन, इनका निधन हो गया है 78 की एज में।
और वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के तौर पर इनका जो रिटायरमेंट हुआ था वो 2006 में हुआ था। 40 साल की सर्विस इन्होंने इंडियन आर्मी में दी। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफ इंडियन आर्मी भी रहे। साथ ही इंडियन आर्मी की जो लार्जेस्ट ऑपरेशनल कमांड है वेस्टर्न कमांड, उसके आर्मी कमांडर भी रहे हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी फॉर द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन? राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए अंतर मंत्रालयी समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है BVR सुब्रमण्यम। गवर्नमेंट ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी को सेटअप किया है ताकि जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन हम लॉन्च करेंगे उसके लिए एक कंटोर या फिर एक तरह की पॉलिटिक्स क्या क्या उसमें इंक्लूड करना है हमें, वो सभी हमें पता हो सके। तो कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया है किसकी चेयरमैनशिप के तहत? जो नीति आयोग के सी हैं BVR सुब्रमण्यम, इनके नेतृत्व में कंसल्टेशन लेंगे अलग अलग स्टेक होल्डर से, तब एक ड्राफ्ट बनाएंगे क्या क्या इस नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन में इंक्लूड होना चाहिए। तो इस साल की यूनियन बजट में भी देखा गया कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का मकसद बताया गया कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका जो शेयर है भारत की GDP में उसे हम बढ़ा सकें, जो करंट 16 से 17% है इससे बढ़ा सकें उसको। द मिशन मैंडेट will include 5 focus areas: ease and cost of doing business, future ready workforce for in-demand jobs, a vibrant and dynamic MSME sector, ability of technology and quality product. Who has been appointed as the new Chief Executive Officer of the India Semiconductor Mission? भारत सेमीकंडक्टर मिशन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है अमितेश कुमार सिन्हा। अमितेश कुमार सिन्हा को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का। और इस मंथ की शुरुआत में एडिशनल सेक्रेटरी भी नियुक्त किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और इस पोजीशन पर सेमीकंडक्टर मिशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर सुशील पाल को टेक ओवर कर रहे हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात करें तो इसको एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन के तौर पर सेटअप किया गया है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। टोटल फाइनेंशियल आउटले 76,000 करोड़ रुपए की लागत से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा। तो जो भी कंपनीज़ हैं जो सेमीकंडक्टर्स या डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग या डिज़ाइन इकोसिस्टम में इन्वेस्ट कर रही हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर यूट्यूब इंडिया? यूट्यूब इंडिया के नए कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है गुंजन सोनी। यूट्यूब ने अनाउंस किया कि गुंजन सोनी को हमने इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है और ईशान चटर्जी को इस पोजीशन पर रिप्लेस कर रही हैं। एक और इसी तरह की न्यूज़ देखेंगे। अमेरिकन स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस ने इंडियन ओरिजिन के तेजपाल भाटिया को अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। हाउ मैनी सैटेलाइट्स डिड अमेजॉन लॉन्च इन द फर्स्ट फेज ऑफ इट्स प्रोजेक्ट कुइपर कॉन्स्टेलेशन? अमेजॉन ने अपने प्रोजेक्ट कुइपर नक्षत्र के पहले चरण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 27। अमेजॉन भी अब जो ब्रॉडबैंड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड मार्केट है उसमें उतर चुका है। इसने प्रोजेक्ट कुइपर कॉन्स्टेलेशन के तहत फर्स्ट 27 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया है। कहाँ से लॉन्च किया, मतलब किसके जरिए लॉन्च किया? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस का एटलस V रॉकेट है, इसके जरिए लॉन्च किया है केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से। जो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस है ये बोइंग एंड लॉकहीड मार्टिन के बीच में है। अच्छा, अब इससे अमेजॉन क्या है? अमेजॉन का जो $10 बिलियन का वेंचर है ये प्रोजेक्ट कुइपर, इसके जरिए ये हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क प्रोवाइड कराएगा, खासकर कि अंडर सर्व्ड और रिमोट रीजन्स में यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। जैसे SpaceX का जैसे स्टारलिंक है ना, उसी तरह से सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। पहली बार प्रोजेक्ट कुइपर को 2019 में अनाउंस किया गया था और लगभग 3236 सैटेलाइट से लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय करेगा इस मिशन के तहत। अभी फर्स्ट 27 सैटेलाइट्स भेजी हैं। द कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो एंड SCTI-MST फोकसेस ऑन विच एमर्जिंग फील्ड? इसरो और SCTI-MST के बीच सहयोग किस उभरते क्षेत्र पर केंद्रित है? सही आंसर ऑप्शन भी है स्पेस मेडिसिन। देखिए, गगनयान की तैयारी को एक और मजबूती देने के लिए इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और श्री क्षेत्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों एक MOU साइन किया है स्पेस मेडिसिन के क्षेत्र में तो सहयोग करने के लिए।
तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, बिहेवियर, हेल्थ, रेडिएशन बायोलॉजी, बायोमेडिकल सपोर्ट सिस्टम, टेलीमेडिसिन, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, तो इन सब के क्षेत्र में लोग कार्य करेंगे। बाबूजी वनम, द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन, इज लोकेटेड इन विच सिटी, विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम किस शहर में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन डी है हैदराबाद। गवर्नर ऑफ तेलंगाना जिष्णु देव वर्मा, इन्होंने बाबूजी वनम को इनोग्रेट किया है, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर इसको बनाया गया है हैदराबाद में। ठीक है, तो 40 स्पीसीज ऑफ ट्रीज यहाँ पर लगाई गई हैं जो प्राणभूति को ऑब्जर्व करती हैं और रेडिएट करती हैं। Who has recently assumed charge as the new Director General and CEO of the Indian Institute of Corporate Affairs? हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नए महानिदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। ज्ञानेश्वर कुमार सिंह ये नए डायरेक्टर जनरल एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक थिंक टैंक है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2008 में की गई थी मानेसर, हरियाणा में। The fair and remunerative price of sugarcane for the 2025-26 season has been fixed at how much per quintal? 2025-26 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 355 रुपये पर क्विंटल। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की, इन्होंने फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन तय कर दिया है 2025-26 सीजन के लिए, अक्टूबर से सितंबर के लिए 355 रुपये पर क्विंटल। और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है शुगर सीजन की वो 173 रुपये पर क्विंटल रहती है और जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस है वो 355 रुपये पर क्विंटल रहने वाला है। जैसे MSP होता है ना, इसी तरह से शुगर केन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस फिक्स किया जाता है। तो इस बार का जो ये FRP प्राइस है 4.41% हायर है करंट शुगर सीजन से। द थर्ड इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली। तो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर, जो कि टेक्निकल आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की, इन्होंने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. के साथ मिलकर थर्ड इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव को होस्ट किया है न्यू दिल्ली में। आपको बता दें नेशनल क्वांटम मिशन 2023 में लॉन्च किया गया था 6003.65 करोड़ रुपए की लागत से। HPV टेस्ट किट ट्रूनेट HPV HR+ इज डेवलप्ड बाय विच गोवा बेस्ड कंपनी? HPV टेस्ट किट ट्रूनेट HPV HR+ किस गोवा स्थित कंपनी द्वारा विकसित की गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है मॉलबियो डायग्नोस्टिक्स। देखिए, 2 मेड इन इंडिया HPV टेस्ट किट जो कि इसेंशियल डायग्नोस्टिक टूल हैं सर्विकल कैंसर के लिए, ये रोल आउट की गई हैं। इनको जो है इवेल्युएट भी किया गया एम्स दिल्ली डॉक्टर के द्वारा। तो इन किट का नाम है, पहली तो है ट्रूनेट HPV HR+, जिसे गोवा बेस्ड मॉलबियो डायग्नोस्टिक्स द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरी है पैथो डिटेक्ट, जिसे पुणे बेस्ड माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस द्वारा बनाया गया है। इनको मार्केट में अब उतारा जाएगा। आपको बता दें जो सर्विकल कैंसर है सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है इंडियन वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर के बाद। HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये कॉमन वायरल इन्फेक्शन है जो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के जरिए फैलता है, खास करके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए। हेल्थ प्रॉब्लम इसमें कई तरह की होती हैं, जैसे कैंसर हो जाता है, सर्विकल कैंसर हो जाता है। हु इज़ अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है आलोक जोशी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बोर्ड को रीऑर्गेनाइज किया है और आलोक जोशी, जो कि फॉर्मर चीफ हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के रॉ के, जो कि इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बोर्ड का। और 7 नए मेंबर्स भी इसमें इंक्लूड किए हैं। तो जो नए मेंबर हैं उनमें DB वेंकटेश वर्मा है, लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह है, PM सिन्हा है, मोंटी खन्ना है, राजीव रंजन वर्मा है, मनमोहन सिंह है और AB माथुर है। जो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है, इसकी स्थापना दिसंबर 1998 में की गई थी। सिक्योरिटी संबंधित अपनी एडवाइस देती है, मतलब जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा एडवाइस दी गई है उसको फिर गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। और इंडस्ट्री, मीडिया, सिविल सोसाइटी, हर तरह के डोमेन से पीपल इसमें सम्मिलित रहते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है May 3। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे
डिक्लेयर किया हुआ है 3 मई को, क्योंकि जो 1948 का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है प्रेस की स्वतंत्रता को ही बताता है, दर्शाता है। 2025 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम रहेगा रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी है चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। देखिए कई तरह के मेजर चेंजेस लाए गए हैं इंडियन आर्मी में और इंडियन एयरफोर्स की जो टॉप ब्रास है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा इन्हें नदर्न आर्मी कमांडर बनाया गया है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित इन्हें चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बनाया गया। ये हमारा क्वेश्चन भी था। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ये वाइस चीफ होंगे इंडियन एयरफोर्स के। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ये एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड होंगे। तो लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा जो है प्रतीक शर्मा, तो इन्होंने किससे टेक ओवर किया है? लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार से। एयर मार्शल दीक्षित ने किससे टेक ओवर किया है? लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू से। ठीक है, और जो एयर मार्शल तिवारी हैं ये टेक ओवर कर रहे हैं एयर मार्शल एसपी धरकर से। व्हाट इज द टोटल अप्रूव्ड लेंथ ऑफ द ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर फ्रॉम मावलिंगखुंग इन मेघालय टू पंचग्राम इन आसाम? मेघालय के मावलिंगखुंग से आसाम के पंचग्राम तक स्वीकृत ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है 166.80 किलोमीटर। यूनियन कैबिनेट ने 166.80 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर अप्रूव कर दिया है, जो कि मावलिंगखुंग मेघालय से पंचग्राम आसाम तक जाएगा। हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बनेगा ये 22,864 करोड़ रुपए की लागत से। और 166.80 किलोमीटर में मेघालय में 144 किलोमीटर आएगा और असम में 22 किलोमीटर आएगा। तो गुवाहाटी से सिलचर के बीच में जो है ट्रैफिक उसको काफ़ी ईज बना देगा। आसाम को मेघालय से कनेक्टिविटी जो है इम्प्रूव होगी। Which country has grouped India along with China and Russia on a priority watch list for inadequate protection of intellectual property? किस देश ने बौद्धिक संपदा के अपर्याप्त संरक्षण के लिए भारत को चीन और रूस के साथ प्राथमिकता वाली निगरानी सूची में रखा है? सही आंसर ऑप्शन सी है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया, चाइना और रशिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो अमेरिकन कंपनीज़ की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन यानी कि इनफ प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है चाइना, इंडिया और रशिया में, तो इसलिए अमेरिका ने प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में देखा है। यानी कि इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है और इन पर अमेरिका ज़्यादा ध्यान देगा कि किस तरह का हनन हो रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इन तीनों ही देशों में। तो रिपोर्ट का नाम होता है स्पेशल 301 रिपोर्ट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित है ये। अलग से स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा देश स्पेशल 301 रिपोर्ट निकालता है। तो सेक्शन 301 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक्ट है और उन कंट्रीज़ के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है जो कि अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंगेज होते हैं, जिसके कारण यूएस कंपनीज को लॉस होता है। What was the earlier name of मीसो's Indian entity before the name change? नाम परिवर्तन से पहले मीसो की भारतीय इकाई का नाम क्या था? सही आंसर ऑप्शन सी है फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। मीसो का जो बोर्ड है इन्होंने अपने इंडियन एंटिटी का नेम चेंज करने को मंजूरी दे दी है। फैशनियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर अब मीसो प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है मीसो, आप सभी जानते ही होंगे, और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से भी इसने जो है एप्लीकेशन अपनी डाल दी थी इसके संदर्भ में। अच्छा, मीसो के साथ साथ अभी हाल ही में कई कंपनीज ने भी अपने नाम बदले, जैसे स्विगी भी है, इसने बंडल टेक्नोलॉजीज से अपना नाम बदला है। अर्बन कंपनी ने अर्बन क्लैब टेक्नोलॉजीज से अपना नाम बदला है। सिप्रोकेट का पहले नाम बिग फूड रिटेल हुआ करता था। मोस्ट रिसेंटली देखें तो जेप्टो ने किराना कार टेक्नोलॉजीज से बदलकर जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड किया है। मीसो के सीईओ विदित आत्रे हैं। विच स्टेट सिक्योर द टॉप ओवरऑल पोजीशन इन द 2025 केयर एज रेटिंग्स स्टेट रैंकिंग? 2025 केयर एज रेटिंग्स राज्य रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? सही आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक ये टॉप 3 स्टेट्स हैं। यदि हम लेटेस्ट केयर एज रेटिंग्स स्टेट रैंकिंग की बात करते हैं
दूसरा एडिशन है इस रैंकिंग्स का ये, और इंडियन स्टेट्स को 7 पिलर्स पर आंका जाता है, जैसे इकोनॉमिक, फिजिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, सोशल गवर्नेंस और इन्वायरमेंट। 50 इंडिकेटर्स भी इसमें शामिल हैं। तो ओवरऑल सभी इंडिकेटर्स को अगर मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पर है, गुजरात इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में टॉप पर है, कर्नाटक इंडस्ट्रियल और इन्वायरमेंट इंडिकेटर्स में अच्छा कर रहा है, उड़ीसा फिजिकल पिलर में अच्छा है, पंजाब और हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर में बेस्ट है, केरल सोशल इंडिकेटर में बेस्ट है, आंध्र प्रदेश गवर्नेंस पिलर में बेस्ट है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इन्होंने अच्छा काम किया है। कर्नाटक ने एयर क्वालिटी और रिन्यूएबल एनर्जी में भी अच्छा कार्य किया है। व्हाट डज द एक्रोनिम वेव्स 2025 स्टैंड फॉर? वेव्स 2025 का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेव्स 2025 जो कि इंडिया की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, इसको इनोग्रेट किया है जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। 4 दिन की समिट हुई, इसकी टैगलाइन रही कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। तो मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड डिजिटल इनोवेशन से संबंधित ये समिट रही है। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये भी अपनी स्पीच में बताया कि 3 मई 1913 को इंडिया की फर्स्ट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज़ की गई थी, जिसे डायरेक्ट किया था दादा साहब फाल्के ने। तो एक स्टैटिक फैक्ट आपके काम आ सकता है। विच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इशू ए सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड? कौन सा नगर निगम प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश ये फर्स्ट कॉर्पोरेशन बन गई है इंडिया में जिसने सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किए हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत। इसके तहत टर्सरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड मतलब आप पैसा उठा रहे हैं ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे वाटर ट्रीटमेंट, क्लीन एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, केवल इन्हीं के लिए आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। Who recently took the oath of office and secrecy as a member of Union Public Service Commission (UPSC)? हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली? सही आंसर ऑप्शन डी है सुजाता चतुर्वेदी। सुजाता चतुर्वेदी मेंबर बनी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। इन्हें शपथ दिलाई गई है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला रिटायर्ड के द्वारा, जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर है कमीशन के। आर्टिकल 315 से 330 जो कि पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि जो सर्विसेज आती हैं यूनियन और स्टेट के तहत उनको इसमें जगह दी गई है। और अगर हम यूपीएससी की बात करें तो आर्टिकल 315 के तहत इसको जगह दी गई है। जो यूपीएससी इसमें चेयरमैन होते हैं और भी मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है। खास करके इसमें मेंबर जो है 9 से 11 मेंबर हो सकते हैं। हर एक मेंबर 6 साल के लिए या फिर जब तक एज 65 नहीं हो जाती तब तक पद पर अपने रहते हैं। इंडिया रैंक्स एट विच पोजीशन अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज? भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 4th। राइट साइड में आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है इकोनॉमी के मामले में, फिर चाइना है, फिर जर्मनी है, फिर इंडिया है, उसके बाद फिर जापान है टॉप 5। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 एडिशन हाल ही में जारी हुआ। उसमें बताया इन्होंने कि जो ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट है यानी कि पूरे विश्व भर की वो 0.5% पॉइंट से डाउनवर्ड कर दिया IMF ने और कहा है 2025 में 2.8% से ग्रो करेगा ग्लोबली जो ग्रोथ है, और 2026 में 3% से ग्रोथ रहेगी। टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन दी वर्ल्ड की बात करें अगर हम करंट GDP के हिसाब से यानी कि करंट प्राइजेस के हिसाब से, तो पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, 30.34 ट्रिलियन $, की इकोनॉमी है इसकी। फिर चाइना आता है, फिर जर्मनी आता है, फिर भारत आता है। जर्मनी से ज़्यादा दूर नहीं है, 4.39 ट्रिलियन $, इंडिया की GDP है। 5वें नंबर पर जापान है। विच डिजीज एरिया इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द हील्ड इनिशिएटिव? हील्ड पहल का प्राथमिक फोकस किस रोग पर है? सही आंसर ऑप्शन बी है लीवर डिजीज। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने हील्ड इनिशिएटिव लॉन्च किया है लीवर डिजीजेस को टैकल करने के लिए, यानी कि इससे संबंधित जो समस्या हैं लीवर संबंधित समस्या उनके अच्छे इलाज के लिए। और ये इनोग्रेट साथ ही इन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड लीवर रिहेबिलिटेशन सेंटर भी इनोग्रेट किया है ILBS दिल्ली में। देखेंगे अभी क्या है ILBS। हील्ड का मतलब है हेल्दी लिवर एजुकेशन एंड एल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज प्रिवेंशन। ये इंडिया का फर्स्ट मल्टी सेक्टोरल नेशनल मूवमेंट है जो लीवर हेल्थ को, एल्कोहल यूज डिसऑर्डर को, अर्ली डिजीज इंटरवेंशन को टारगेट कर रहा है।
तो ILBS न्यू दिल्ली का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड पाइलरी साइंसेज, इसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये मिशन। Which has become the first state to implement an artificial intelligence based real-time forest alert system? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है पायलट बेसिस पर। और फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम ये गूगल अर्थ इंजन, AI मॉडल्स, मल्टी टेम्पोरल सैटेलाइट डेटा पर आधारित है। पायलट बेसिस पर अभी किया गया यानी कि ट्रायल बेसिस पर शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर, खांडवा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि काफ़ी सेंसिटिव फॉरेस्ट डिविजन्स हैं। तो यहाँ पर टाइमली डिटेक्शन मिल जाएगा फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट का, लैंड यूज चेंज का, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का। Which bank has formed a committee of executives after the resignation of its MD and CEO सुमंत कटपालिया? किस बैंक ने अपने MD और CEO सुमंत कटपालिया के इस्तीफे के बाद कार्यकारी समिति का गठन किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है इंडसइंड बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स को मंजूरी दे दी है इंडसइंड बैंक के लिए, क्योंकि इंडसइंड बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर CEO हैं सुमंत कटपालिया ने अचानक से इस्तीफा दे दिया है। और इंटरिम एग्जीक्यूटिव टीम में सुमित्रा सेन है और अनिल राव है, मतलब जो ये कमेटी ऑफ एग्जीक्यूटिव बनी है। तो सुमंत कटपालिया ने रिज़ाइन दे दिया है क्योंकि इन्होंने कहा है कि मैं एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जो बैंक को 2000 करोड़ रुपए की समथिंग लॉसेस हुए हैं डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो के में, तो उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इन्होंने इस्तीफा दिया है। विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च द पैरामेट्रिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट नेम्ड क्लाइमेट सेफ? किस सामान्य बीमा कंपनी ने क्लाइमेट सेफ नामक पैरामेट्रिक बीमा उत्पाद लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पैरामेट्रिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया, इसका नाम है क्लाइमेट सेफ। तो क्लाइमेट चेंज का जो रिवर्स जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको देखते हुए ये एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, जैसे एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, कोल्ड वेव्स, एक्सेसिव रेनफॉल के कारण अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है उसके लिए। MD एंड CEO बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के तपन सिंघल है। विच एलिमेंट्स अब्यूंडेंस इन द सन हैज़ बीन एक्यूरेटली एस्टिमेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी? एक नए अध्ययन के अनुसार सूर्य में किस तत्व की प्रचुरता का पहली बार सटीक अनुमान लगाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है हीलियम। देखिए, एक न्यू स्टडी में पहली बार जो हीलियम का एब्यूंडेंस है, हीलियम की जो प्रचुरता है सन के फोटोस्फेयर में, उसको एक्यूरेटली एस्टिमेट किया गया है। तो हीलियम को डायरेक्टली सन के फोटोस्फेयर में अगर हम मेज़र करें तो ये डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो हीलियम है वो किसी भी तरह का ऑब्जर्वेबल स्पेक्ट्रम लाइंस प्रोड्यूस नहीं करती है इस लेयर में जिससे पता चल पाए। तो इस स्टडी कंडक्ट की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत। तो एस्ट्रोनॉमर्स पहले जो है हीलियम एविडेंस को इनडायरेक्टली एस्टिमेट किया करते थे, और अब जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ न्यूट्रल मैग्नीशियम एंड कार्बन एटम्स इनको यूज़ करके हीलियम की प्रचुरता का पता लगाया है। काफ़ी प्रिसाइज तरीके से एब्यूंडेंस का पता चला है हीलियम का। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एज्यूम द लीड रोल ऑफ द इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर्स फ्रॉम अप्रैल 2025? किस भारतीय संगठन ने अप्रैल 2025 से अंतर्राष्ट्रीय चार्टर अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं की मुख्य भूमिका संभाली है? सही आंसर ऑप्शन ए है इसरो। तो भारत ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर्स है इसमें लीड रोल एज्यूम किया है 6 महीने के लिए। और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो ने हाल ही में एक 53rd मीटिंग की है इस चार्टर संबंधित हैदराबाद में, उसी के साथ ही टेन्योर शुरू हो गया है। इंडिया सिग्नेटरी है इस चार्टर की, और 25th एनिवर्सरी चार्टर की हो रही है 2025 में। इसरो फाउंडर मेंबर रहा है इस चार्टर का। ये जो इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर्स है इसकी बात कर रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर? भारत के पहले फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है QPI AI इंडस। बेंगलुरु बेस्ड QPI AI ने इंडिया का फर्स्ट फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया है जिसका नाम है QPI AI इंडस, और ये पहला कंप्लीट
क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है जो भारत में पूरी तरह से बना है। इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही हैं, कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम द क्वांटम प्रोसेसर टू AI ड्रिवन एप्लीकेशन टूल्स टू इफेक्टिवली रन क्वांटम एप्लीकेशन। सब कुछ भारत में बना है इसका। इट हैज़ पोटेंशियल यूजेस इन द लाइफ साइंसेस, मेटेरियल साइंस, मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स। UN ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी डिक्लेयर किया हुआ है। विच टू लैंड मासेस आर सेपरेटेड बाय द डेविस स्ट्रेट, डेविस जोल्डम मरुस्थल किन दो भूभागों को अलग करता है? सही आंसर ऑप्शन ए बैफिन आइलैंड एंड ग्रीनलैंड। ये क्वेश्चन क्यों लिया गया? एक हिडन लैंड मास पाया गया है जिसका नाम है डेविड स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट, और जो डेविस स्ट्रेट का जो आइसी वाटर है, बर्फ वाला पानी है, उसके नीचे इसको पाया गया है। डेविस स्ट्रेट क्या करता है? कनाडा के बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से सेपरेट करता है। तो 1924 किलोमीटर थिक है ये माइक्रो कॉन्टिनेंट जो पाया गया है, और ये क्रस्ट सेपरेट करती है मेनलैंड ग्रीनलैंड को बैफिन आइलैंड से। इन विच सिटी वॉज द नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर मानसुख मांडविया? डॉक्टर मानसुख मांडविया द्वारा राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मानसुख मांडविया ने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं डिजी लॉकर के जरिए इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में। साथ ही इन्होंने सेम जगह इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च को भी इनोग्रेट किया है। भारत आप सभी जानते हैं 2036 ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए बिड करेगा और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? नवीनतम प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 151। देखिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है और किस तरह की जर्नलिस्टिक फ्रीडम 180 कंट्रीज़ में है उनको रैंक देती है। तो नॉर्वे इसमें टॉप पर है, यानी कि नॉर्वे में प्रेस फ्रीडम सबसे अच्छी है, और एरिट्रिया जो कि डिक्टेटरशिप के तहत है अभी, ये लोवेस्ट है। इस रैंकिंग में लोवेस्ट एरिट्रिया है और टॉप पर नॉर्वे है। भारत की बात करें तो भारत हमेशा की तरह काफ़ी पीछे 151वीं रैंक पर है। वेरी सीरियस कैटेगरी में भारत को रखा हुआ है। नॉर्वे के बाद फिर दूसरे नंबर पर एस्टोनिया है, फिर द नीदरलैंड्स है, फिर स्वीडन है और फिर फिनलैंड है। टॉप 5 आपको हर रैंकिंग के मालूम होने चाहिए। भारत से नीचे अगर हम देशों की बात करें तो भूटान है, पाकिस्तान है, तुर्की है, पैलेस्टीन है, चाइना है, रशिया है, अफगानिस्तान है, सीरिया है, नॉर्थ कोरिया है। भारत की रैंक इस बार 151 है और 2019 में 140 थी, 2020 में 142 थी, 2021 में भी 142 थी और 2022 में 150 चली गई, 2023 में 161 चली गई। पाकिस्तान की बात करें तो 158 आ चुकी है, 2023 में तो 150 थी, 2022 में 157 थी। अच्छा, जो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, ये फ्रीडम किस बेसिस पर देखता है कंट्रीज़ में? 5 इंडिकेटर्स हैं। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में, सोशल एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में। विच बैंक इज करंटली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन? वर्तमान में बाजार पूंजीकरण के मामले में कौन सा बैंक दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है JP मॉर्गन चेस। तो आप टॉप 10 बैंक्स देख सकते हैं। 10वें नंबर पर आप पाएंगे HDFC बैंक को। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्थित JP मॉर्गन चेस, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 686.13 बिलियन $, की है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स का भी लार्जेस्ट बैंक है। टोटल असेट्स के तौर पर भारत का जो HDFC बैंक है, HDFC लिमिटेड के साथ मर्जर होने के बाद ये लार्जेस्ट बैंक बन गया है भारत का और 10th लार्जेस्ट है ग्लोबली। और इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 184.44 बिलियन $, है, और इसी के ही नीचे गोल्डमैन सैक्स भी है 172.12 बिलियन $, के साथ। अच्छा, इस रैंकिंग में अमेरिकन बैंक्स काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं टॉप 10 में, लेकिन चाइना के 4 बैंक आते हैं और उनमें सबसे अच्छा बैंक है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। ये एशिया का लार्जेस्ट है और दूसरे नंबर पर है शायद, है ना? हाँ, दूसरे नंबर पर है टॉप 10 में, और एशिया का ऑब्वियस सी बात है कि पहले नंबर पर है एशिया में।
विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एक्टिव मिलिट्री फोर्स इन 2025? 2025 में किस देश के पास सबसे बड़ी सक्रिय सैन्य शक्ति है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है चाइना। तो पहले नंबर पर चाइना है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री फोर्स है, फिर इंडिया है, फिर तीसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर नॉर्थ कोरिया है, फिर रशिया है। टॉप 5 देखिए, जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, शिप्री जिसे हम बोलते हैं, इन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है ये बढ़ता ही जा रहा है कोल्ड वॉर के बाद से लगातार, और 2.718 ट्रिलियन US डॉलर रहा है ये लास्ट ईयर ग्लोबली। 2023 से 9.4% इंक्रीज देखने के लिए मिला है। चाइना के पास सबसे ज़्यादा एक्टिव मिलिट्री फोर्स है 2025 तक, ठीक है, और ये है 20,35,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। भारत की बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर है, 14,55,550 मिलिट्री एक्टिव पर्सनल भारत के पास है। यूनाइटेड स्टेट्स तीसरे नंबर पर है और नॉर्थ कोरिया चौथे नंबर पर है, पाँचवें नंबर पर रशिया है। हालांकि सबसे पावरफुल अमेरिका ही है, क्योंकि भले ही उसके पास एक्टिव मिलिट्री पर्सनल चाइना और इंडिया से नीचे, लेकिन जो डिजिटल वारफेयर है वो US से काफ़ी अपग्रेडेड है। जैसे मिसाइल्स हो गई, न्यूक्लियर पावर हो गई, है ना, बॉम्ब्स वगैरह हो गए, हेलीकॉप्टर, ये सभी। पाकिस्तान 7वें नंबर पर है, 6,54,000 एक्टिव ड्यूटी मेंबर हैं उसके पास केवल, और वियतनाम भी टॉप 10 में आ चुका है। विच कंट्री करंटली होल्ड्स द हाईएस्ट डेट टू GDP रेशियो इन द वर्ल्ड? वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक ऋण GDP अनुपात किस देश का है? सही आंसर ऑप्शन बी है सूडान। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के रिसेंट प्रोजेक्शन में बताया गया है कि जो ग्लोबल पब्लिक डेट है वो 2019 पैंडेमिक एरा के डेट को भी सरपास कर सकता है, ठीक है। 2020 में जो पैंडेमिक वाला टाइम है वहाँ पर 98.9% पहुँच चुका था जो ग्लोबल GDP डेट है। और फिजिकल मॉनिटर्स डेट एट रिस्क एनालिसिस के हिसाब से वर्ल्ड वाइड पब्लिक डेट 117% ऑफ GDP पहुँच सकता है 2027 तक। सूडान कई सालों से प्रॉब्लम में चल रहा है, इसने जापान को पीछे छोड़ते हुए ये हाईएस्ट डेट टू GDP रेशियो की लिस्ट में आ चुका है, 252%। देखिए कितना डेट है। सिंगापुर तीसरे नंबर पर है, उसके बाद फिर ग्रीस, फिर बहरीन। भारत की बात करें तो डेट टू GDP रेशियो 80% है और 31st पोजीशन पर है। भारत ने एक टारगेट रखा है कि 31 मार्च 2031 तक हम जो डेट टू GDP रेशियो है ये 50 ±1 यानी कि 51 या फिर 49% तक हासिल करने की कोशिश करेंगे। इन अप्रैल इंडिया GST कलेक्शन रोज टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच? अप्रैल में भारत का GST संग्रह कितना रहा, जो कि अब तक का उच्च स्तर है? सही आंसर ऑप्शन सी है 2.37 लाख करोड़ रुपीस। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन यानी कि GST कलेक्शन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 12.6% बढ़कर ऑल टाइम हाई यानी कि जब से GST लागू हुआ है तब से सबसे अधिक संग्रह हुआ है अप्रैल के महीने में 2.37 लाख करोड़ रुपीस का। इससे पहले भी अप्रैल में ही हुआ था सबसे ज़्यादा, पर वो 2024 में, ठीक है। तो अप्रैल 2024 में कितना हुआ था 2.10 लाख करोड़ रुपीस का। तो अब ये सेकंड हाईएस्ट बन गया है अप्रैल 2024 का, और हाईएस्ट अप्रैल 2025 का बन चुका है। GST 2017 में रोल आउट हुआ था। मार्च 2025 में जो कलेक्शन था वो 1.96 लाख करोड़ रुपीस का था, और अप्रैल में कितना हो गया 2.37 लाख करोड़ रुपीस का। बाकी GST रेवेन्यू डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से आया उसमें 10.7% की वृद्धि हुई है और लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपीज़ रहा। वहीं इंपोर्टेड गुड्स के जरिए जो आता है वो 28.8% की वृद्धि हुई, 46,913 करोड़ रुपये रहा है। GST 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया था और स्टेट्स को कंपनसेशन भी दिया गया। उन्हें कोई लॉस हुआ है वो इसके जरिए GST काउंसिल होती है, फाइनेंस मिनिस्टर उसमें चेयरमैन होते हैं, और भी जो स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स उसमें मेंबर होते हैं। जो लेटेस्ट मीटिंग हुई थी GST काउंसिल की वो 21 दिसंबर को हुई थी जैसलमेर राजस्थान में। तो यहाँ पर ये तय करते हैं कि किस पर कितना रेट लगेगा, किस पर एग्जाम्पशन करना है, किस आइटम पर। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर गिरिजा व्यास पास्ड अवे रिसेंटली, सी बिलोंग टू विच पार्टी? पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास का हाल ही में निधन हो गया, वह किस पार्टी से थी? सही आंसर ऑप्शन सी है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। वेटरन कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर गिरिजा व्यास, इनका निधन हो गया है 79 की एज में। 3 टाइम फॉर्मर MP थी, 2 टाइम फॉर्मर MLA थी उदयपुर से, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन भी रह चुकी है, और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन भी ये थी। एक और ऑब्वियसली देखते हैं डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कैलरिकन, ये
फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी इन इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इनका भी निधन हो गया 77 की एज में। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हैज़ सक्सेसफुली स्केल्ड माउंट मकालू, द वर्ल्ड्स 5th हाईएस्ट पीक एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 8,485 मीटर्स अबव सी लेवल। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने समुद्र तल से 8485 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने जो है माउंट मैकालू, जो कि वर्ल्ड की 5th हाईएस्ट पीक है, इस पर चढ़ाई की है। 8485 मीटर की एल्टीट्यूड पर है अगर हम सी लेवल से बात करें। और ये इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन हुआ था माउंट मैकालू और माउंट अन्नपूर्णा के लिए। दिल्ली से शुरू हुआ था 21 मार्च को। इस समिट के साथ ITBP ने सक्सेसफुली जो वर्ल्ड की जो 8,000 से अधिक एल्टीट्यूड वाली जो पीक्स हैं उनमें से 6 को फतेह कर लिया है। ITBP अब तक 229 पीक्स को स्केल कर चुका है, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी है, माउंट कंचनजंगा भी है, माउंट धौलागिरी भी है, माउंट लोटसे भी है, माउंट मानासुलू भी है। Which cricketer became the fastest Indian batsman to reach the 2001 mark in T20 cricket? कौन सा क्रिकेटर T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाला भारतीय बल्लेबाज बन गया? सही आंसर ऑप्शन बी है साई सुदर्शन। गुजरात टाइटंस के ओपनर साई सुदर्शन, इन्होंने 2000 रन कंप्लीट किए हैं T20 में। IPL 2025 में जब ये मैच खेल रहे थे सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में उस दौरान, तो और सेकंड फास्टेस्ट बन गए हैं ग्लोबली 2000 रन्स बनाने वाले T20 फॉर्मेट में। इनसे आगे केवल ऑस्ट्रेलिया के शॉन मार्स हैं, उन्होंने केवल 54 इनिंग्स लिए। और अगर हम बात करें अगर हम बात करें इंडिया की ओर से, तो इंडिया के जो सचिन तेंदुलकर है उनका रिकॉर्ड तोड़ा है साई सुदर्शन ने। तो जो सचिन तेंदुलकर इन्होंने 59th इनिंग्स ली थी ये रिकॉर्ड हासिल करने के लिए। Which country approved a potential $131 million foreign military sale to India? किस देश ने भारत को संभावित 131 मिलियन $1 की विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दी? राइट आंसर ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ने $131 मिलियन की फॉरेन मिलिट्री सेल अप्रूव कर दी है भारत के लिए, ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी इन्हेंस करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में। इसमें एडवांस्ड सी विजन सॉफ्टवेयर है, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सर्विसेज है, ताकि भारत को जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है वो बूस्ट हो सके। और जो इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोग्राम है इंडो US के बीच में, उसी के तहत ये सेल दी गई है, मतलब ये सेल अप्रूव की गई है। विच बैंक साइंड एन MOU विद द लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन बैंकिंग सर्विसेज एट लैंड पोर्ट्स? किस बैंक ने भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सेवाओं को मजबूत करने के लिए भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, ताकि बैंकिंग सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके 26 लैंड पोर्ट्स पर, जो कि हमारी नेबर कंट्रीज़ के साथ हैं, ठीक है। लैंड पोर्ट्स मतलब जहाँ से लैंड के जरिए क्रॉसिंग होती है एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरी जगह इसमें, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उनको कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज प्रोवाइड कराएगा SBI, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, कंसेशन, लोकल रेंट पर, ये सभी। फिलहाल जो LPA है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 15 लैंड पोर्ट्स ऑपरेट करता है 8 बॉर्डर स्टेट्स, जो कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के साथ हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मिजोरम, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल में। और 71,000 करोड़ रुपए फॉरेक्स ट्रेड को हैंडल करता है, और लगभग 31 लाख पीपल बॉर्डर क्रॉस करते हैं इन लैंड पोर्ट्स के जरिए एनुअली। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल इनहेंसिंग MSME's कम्पिटिटिवनेस इन इंडिया? किस संगठन ने भारत में MSME प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? सही आंसर ऑप्शन सी है नीति आयोग। नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है इनहेंसिंग MSME's कम्पिटिटिवनेस इन इंडिया। किसके साथ मिलकर? इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर। तो MSME's के बारे में इसमें बताया गया है किस तरह से उनकी कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाई जा सकती है और कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। बताया कि 2020 से 2024 के बीच जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का शेयर था क्रेडिट लेने में, शेड्यूल्ड बैंक से क्रेडिट लेने में, वो 14% से बढ़कर 20% हो गया है। वहीं जो मीडियम एंटरप्राइजेस का है उनका 4% से बढ़कर 9% हो गया है।
बाकी ये बताया कि जो क्रेडिट गैप है वो अब तक है ही मतलब लोगों में, और ओनली 19% ऑफ MSME क्रेडिट डिमांड वॉज मेट फॉर्मली बाय फाइनेंशियल 21, यानी कि जो टोटल डिमांड थी उसका केवल 19% ही MSME को मिला है बैंकों के जरिए। मतलब पूरी तरह से जो MSME है वो अवेल नहीं कर पा रहे हैं लोन। विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विद नीति आयोग टू फोस्टर एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम्स इन इंडिया। भारत में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने नीति आयोग के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप गेम। ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप और नीति आयोग इन्होंने एक पार्टनरशिप साइन की है देश में एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, खास करके नागपुर में, विशाखापट्टनम में और उत्तर प्रदेश में। What is the amount of the monetary penalty imposed by RBI on Axis Bank? RBI द्वारा एक्सिस बैंक पर लगाया गया मौद्रिक जुर्माना कितना है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, 29.60 लाख रुपीस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 29.60 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है एक्सिस बैंक लिमिटेड पर, क्योंकि RBI की जो डायरेक्शंस हैं अनऑथराइज्ड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल ऑफिस अकाउंट से संबंधित, इनका अनुपालन नहीं किया। 97.80 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है ICICI बैंक लिमिटेड पर भी, क्योंकि इन्होंने KYC, साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क इन बैंक्स, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशुएंस एंड कंडक्ट, इनका अनुपालन नहीं किया। साथ ही 31.80 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भी, KYC का अनुपालन नहीं किया। और 31.80 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है IDBI बैंक लिमिटेड पर भी, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम से संबंधित अनुपालन नहीं किया इसने डायरेक्शंस का। और 61.40 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी, इन्होंने भी जो RBI के फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड बाय बैंक्स एंड कस्टमर सर्विस इन बैंक्स, इनका अनुपालन नहीं किया है। Who recently became the first Australian Prime Minister in 21 years to win a second consecutive 3-year term? हाल ही में 21 वर्षों में लगातार दूसरी बार 3 वर्ष का कार्यकाल हासिल करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, एंथनी एल्बनीज। प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ये फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिन्हें लगातार दूसरी बार 3 साल का टर्म मिला है। पिछले 21 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को कॉन्सेक्यूटिव टर्म मिला है, मतलब सर्व करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। लेबर पार्टी के लीडर हैं, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। मेलबर्न के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो मेलबर्न नहीं है, कैनबरा है। विच ग्रुप ऑपरेट्स द विंजनम इंटरनेशनल डीप वाटर सी पोर्ट? विंजनम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बंदरगाह का संचालन कौन सा समूह करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, अडानी ग्रुप। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विंजनम इंटरनेशनल डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट सी पोर्ट को राष्ट्र को समर्पित किया है तिरुवनंतपुरम केरल में। 8,900 करोड़ रुपए की लागत से बना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर, और अडानी पोर्ट द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। केरल गवर्नमेंट की मेजोरिटी स्टेक है इसमें। ट्रांसशिप पोर्ट मतलब उसमें एक टर्मिनल इंक्लूड रहता है जहाँ पर जो कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर को मतलब जो कार्गो कंटेनर है उसको एक वेसल से उठाकर दूसरे वेसल पर शिफ्ट करते हैं, उसके बाद फिर वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँचता है। तो भारत आपको बता दें एक और डीप वाटर पोर्ट बना रहा है वर्धमान में, महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में। और भारत में 13 मेजर पोर्ट्स हैं, 217 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। इनमें जो है प्राइवेट पोर्ट भी है अडानी का, मुंद्रा पोर्ट और कृष्णापट्टनम पोर्ट। नवी मुंबई का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है और मुंद्रा पोर्ट है, ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है हमारे देश में। लगभग 7 मिलियन कंटेनर्स पर एनम हैंडल करते हैं ये। और सबसे बड़ा पोर्ट ग्लोबली कौन सा है? संघाई, चाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज होस्टिंग द तालिस्मान सबेर 2024 एक्सरसाइज? निम्न में से कौन सा देश तालिस्मान सेबर 2025 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर पहली बार एक मल्टीलैटरल तालिस्मान सेबर 2025 मिलिट्री ड्रिल में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। 2025 का जो एडिशन है इस तालिस्मान एक्सरसाइज का, ये 11th एडिशन है और इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। इसे ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लैंड, एयर, सी, साइबर, स्पेस, हर तरह की एक्सरसाइज सम्मिलित रहती है।
इंडिया रैंक्स एट विच पोजीशन अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज इन 2024। 2024 में दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोग करने वाले देशों में भारत किस स्थान पर होगा, सही या किस स्थान पर रहा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, थर्ड। तो आप देख सकते हैं टॉप 10 कंट्रीज। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी सबसे पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ही है। अच्छा, दूसरे पर चाइना है कंज्यूमिंग के मामले में, फिर तीसरे पर इंडिया है, चौथे पर रशिया, पांचवें पर सऊदी अरब। इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है और 5.05 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल यूटिलाइज कर रहा है। और ग्लोबली अगर हम देखें तो 5% शेयर है भारत का कंज्यूमिंग करने में, ऑयल कंज्यूम करने में। और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल ऑयल डिमांड बन जाएगा ये 2030 तक। टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स की बात करें हम 2024 में, यहाँ पर अभी हम ऑयल प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। यूएसए है, सऊदी अरब है, रशिया है, कनाडा है, इराक, चाइना, यूएई, ब्राज़ील, ईरान एंड कुवैत, ये प्रोड्यूसिंग कंट्री है। और अगर हम ऑयल कंज्यूमिंग की बात करें तो यूएसए, चाइना, भारत तीसरे पर, फिर जापान, रशिया, सऊदी अरब, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, जर्मनी एंड कनाडा। Which city has been honored with membership in WHO's global network of age-friendly cities? WHO के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज़ में किस शहर को शामिल किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, कोझिकोड। कोझिकोड सिटी है केरल में। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में शामिल किया गया है। कोची और कोझिकोड अलग अलग सिटीज़ हैं, याद रखना। जो ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ है, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और इस तरह के शहरों को जोड़ता है जहाँ पर जो एज फ्रेंडली सिटीज़ होती हैं, चाहे वो फिज़िकल हो या फिर सोशल इन्वायरमेंट हो। देखिए, भारत ने कई तरह की पॉलिसी प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं ओल्डर पर्सनस के लिए। एक तो नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पीपल्स है 1999 की, नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन है 2011 की। अच्छा, केरल की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, उनकी संख्या केरल में सबसे अधिक है पूरे देश में, 12.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। Who won the Men's Player of the Year award at the All India Football Federation Awards 2025? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है, सुभाषिस बोस। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF अवार्ड्स 2025 हाल ही में भुवनेश्वर में संपन्न हुए। सुभाषिस बोस इन्हें मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, वहीं सौम्या गुगलोथ इन्हें विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2024-25 सीजन के लिए। खालिद जामिल ये बेस्ट मेंस कोच हैं और सुजाता कार ये बेस्ट विमेंस कोच का सम्मान इन्हें दिया गया। विशाल कैथ ये बेस्ट गोल कीपर मेन सेक्शन में, और इलंगबम पंथोई चानू ये विमेंस कैटेगरी में बेस्ट गोल कीपर रही। ब्रिसोन फर्नांडिस ये मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, और तोइबिसाना चानू ये भी मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए। AIFF प्रेसिडेंट कल्याण चौबे हैं। What is India's revised growth projection for financial 26 according to S&P Global Ratings? S&P Global Ratings के अनुसार वित्त वर्ष 26 के लिए भारत का संशोधित विकास पूर्वानुमान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 6.3%। S&P Global Ratings ने भारत का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल 26 के लिए उसको 20 बेसिस पॉइंट से कट कर दिया और 6.3% अब बताया है, और फाइनेंशियल 27 के लिए 30 बेसिस पॉइंट से कट करके 6.5% बताया है। अच्छा, लास्ट मंथ की शुरुआत में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल 26 के लिए जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 6.5% बताई थी। Who among the following has been given charge of the monetary policy department at RBI? निम्न में से किसे RBI में मौद्रिक नीति विभाग का प्रभार दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, पूनम गुप्ता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डिप्टी गवर्नर्स के पास पोर्टफोलियोज हैं उन्हें रिजिक किया है, यानी कि थोड़ा चेंज किया है। पूनम गुप्ता को मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट का चार्ज दिया गया है। इसके अलावा उन्हें 7 अदर डिपार्टमेंट्स भी दिए गए हैं, जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड बजट, कम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। M राजेश्वर राव ये भी डिप्टी गवर्नर ने 6 डिपार्टमेंट दिए गए हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन, रेगुलेशन, इन्फोर्समेंट, रिस्क मॉनिटरिंग भी है। डिप्टी गवर्नर T रविशंकर को 12 डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें सेंट्रल सिक्योरिटी सेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, फिनटेक, ये सब हैं। स्वामीनाथन जानकी रमन
इन्हें कंज्यूमर एजुकेशन, सुपरविज़न, इंस्पेक्शन और भी 4 अदर डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर? सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, लॉरेंस वोंग। सिंगापुर की रूलिंग पीपल्स एक्शन पार्टी ने 14th कॉन्जिक्यूटिव विन अपनी जीती है नेशनल इलेक्शंस में। लॉरेंस वोंग जो कि हाल ही में सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, अपनी सीट पार्लियामेंट में रिटेन कर पाए हैं। देखिए, जब से सिंगापुर को इंडिपेंडेंस मिली, स्वतंत्रता मिली 1965 से, तभी से पीपल्स एक्शन पार्टी यहाँ पर पावर में है। और जो ये पीएम लॉरेंस वोंग है, इन्होंने ली जींग लूंग को सक्सीड किया था प्राइम मिनिस्टर पोजीशन पर। विच इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज? किस संस्थान ने ऊर्जा भविष्य को आकार देना, चुनौतियां और अवसर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ को ऑर्गेनाइज किया है। और एनर्जी एंड केमिकल सेक्टर में इनोवेटिव सॉल्यूशंस और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, इन सब बारे में डिस्कशन किया गया है। फर्स्ट एडिशन जो इस कॉन्फ्रेंस का हुआ था 2017 में हुआ था, और इस बार 7th एडिशन था, जिसका थीम रहा कैटेलाइजिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर विद अफोर्डेबल एनर्जी एंड केमिकल्स। हु हैज़ इंडिया नॉमिनेटेड एज इट्स कैंडिडेट फॉर डायरेक्टर ऑफ द रेडियो कम्युनिकेशन ब्यूरो एट द ITU? भारत ने ITU में रेडियो संचार ब्यूरो के निदेशक पद के लिए किसे अपना उम्मीदवार नामित किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, M रेवती। भारत ने M रेवती, जो कि जॉइंट वायरलेस एडवाइज़र हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में, इन्हें अपना कैंडिडेट नॉमिनेट किया है रेडियो कम्युनिकेशन ब्यूरो के डायरेक्टर के तौर पर। कहाँ पर? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में। तो जो रेडियो कम्युनिकेशन ब्यूरो है ITU का, ये ग्लोबल रेडियो फ्रिक्वेंसी, सैटेलाइट ऑर्बिट्स, इनको रेगुलेट करता है। ITU आप सभी जानते हैं, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है, और ओल्डेस्ट एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, 1865 में स्थापना हुई थी। विच इंडियन स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर एंड शिप रिसाइकलिंग पॉलिसी 2025? किस भारतीय राज्य ने जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण नीति 2025 को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र। तो मैरीटाइम सेक्टर को बूस्ट करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट कैबिनेट ने शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है, और 6600 करोड़ रुपए का टारगेटेड इन्वेस्टमेंट रहने वाला है 2030 तक शिप इंडस्ट्री में। और महाराष्ट्र पहला राज्य बना है हमारे देश में जिसने इस तरह की पॉलिसी जो जारी की, यानी कि कंप्लीट डेडिकेटेड पॉलिसी शिप बिल्डिंग के लिए जारी की है। अगर हम देखें तो ग्लोबल शिप बिल्डिंग में चाइना 50% कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि एक लार्ज हब है शिप बिल्डिंग का चाइना, और फिर जापान और साउथ कोरिया भी आते हैं। भारत का शेयर केवल 1% है। और अगर हम शिप बिल्डिंग की बात करें तो भारत 21वें नंबर पर आता है। शिप रिपेयर की बात करें तो 20वें नंबर पर आता है। हालांकि अगर हम शिप रिसाइकलिंग की बात करें तो भारत 2 नंबर पर आता है। इंडियाज रिकैलकुलेटेड कोस्ट लाइन लेंथ इज नाउ, पुनर्गणना के बाद भारत की तटरेखा लंबाई अब है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 11,098.81 किलोमीटर। भारत की जो कोस्ट लाइन है वो रिकैलकुलेट की गई है, और अब ये 11,098.81 किलोमीटर बताई गई है। पहले 7561.60 किलोमीटर बताई गई थी, यानी कि 3537.21 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, या 47.6% बढ़ी है, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि जो कैलकुलेशन की मैथोडोलॉजी है उसको चेंज किया गया। 1970 के बाद से ही 7561 किलोमीटर हम पढ़ते आ रहे हैं कोस्ट लाइन। अच्छा, अगर हम लीडिंग स्टेट्स की बात करें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है, और इसकी कोस्ट लाइन बढ़ चुकी है 1214 किलोमीटर से बढ़कर 2340 किलोमीटर। वेस्ट बंगाल की बढ़ी है 357%, 157 से बढ़कर 721 किलोमीटर। तमिलनाडु की भी बड़ी है, आंध्र प्रदेश की भी बड़ी है, हालांकि पुडुचेरी के घटी है, 4.9 किलोमीटर रही है। What is the title of the film selected from Satyajit Ray Film and Television Institute for the 78th Festival de Cannes? 78वें फेस्टिवल डे कांस के लिए सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से चयनित फिल्म का शीर्षक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, अ डोल मेड अप ऑफ क्ले। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता ने अ डोल मेड अप ऑफ क्ले जो फिल्म है इनकी घोषणा की है कि इसको एंट्री मिली है 78th फेस्टिवल डी कांस में।
और लास्ट सीनेफ सेक्शन में इसको दी गई है, जगह दी गई है। मूवी को लिखा है और डायरेक्ट किया है कोकोब गेब्रिवेलिया टेस्फेरे, जो कि यूथोपियन स्टूडेंट है इस सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में। प्रोड्यूस किया गया है साहिल मनोज इंगले के द्वारा। पायल कपाड़िया इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स इंडियाज डब्ल्यू पावर लिस्ट इज फेमस इन विच फील्ड। फोर्ब्स इंडिया की डब्ल्यू पावर सूची में शामिल पायल कपाड़िया किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है सिनेमा एंड फिल्म मेकिंग। फोर्ब्स इंडिया ने लॉरियल पेरिस के साथ मिलकर डब्ल्यू पावर यानी कि विमेन पावर 2025 लिस्ट जारी की है, जिसमें 20 एक्सेप्शनल सेल्फ मेड विमेन जो भारत में हैं उनके नाम दिए हैं, अलग अलग क्षेत्र में हैं, जैसे बिजनेस, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड पब्लिक सर्विस। अगर उनमें से हम 4 के नाम देखें तो डॉक्टर गीता गोपीनाथ है, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में रही। और मनु भाकर स्पोर्ट्स से संबंधित है, आप जानते हैं शूटिंग से। पायल कपाड़िया ये जो है सिनेमा और आर्ट सेगमेंट में आती हैं, फिल्म मेकर हैं, ठीक है। तो बाकी 20 के नाम आपको देखने की जरूरत नहीं है, केवल ये 3 इनफ है। A high-level committee under the chairmanship of Union Home Minister Amit Shah has approved what amount for disaster mitigation projects for various states. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन बी है 3027.86 करोड़ रुपए। अ हाई लेवल कमिटी यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह की चेयरमैनशिप में 3027.86 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं डिजास्टर मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स, जो कि अलग अलग स्टेट्स के लिए हैं। इस कमेटी में मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रही, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी भी रही हैं। तो हाई लेवल कमेटी ने प्रोजेक्ट जो है 12 मोस्ट ड्रॉट प्रोन स्टेट जो हैं जहाँ पर सूखा पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती हैं उनके लिए 2022.16 करोड़ रुपए भी दिए हैं, जिनमें से सेंट्रल शेयर 1200 करोड़ रुपए का रहेगा। 12 स्टेट्स के नाम हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। Where were the maiden flight trials of DRDO's stratospheric airship platform conducted? DRDO के stratospheric airship platform का पहला उड़ान परीक्षण का आयोजित किया गया। सही आंसर ऑप्शन डी है श्योपुर, मध्य प्रदेश। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफलतापूर्वक ट्रायल किया है श्योपुर में, मध्य प्रदेश में। इसको डेवलप किया गया है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा, आगरा, उत्तर प्रदेश में, और 17 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक इसको जांचा गया है। हु रिसेंटली टुक चार्ज एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री? हाल ही में वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद श्रीवास्तव सेक्रेटरी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है, जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज, इन सभी को देखता है, इन पर सुपरवाइजन अपना रखता है। Which country has become the first in the world to develop genome edited rice varieties? कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो भारत पहला देश बन गया है इस पूरे विश्व में जिसने जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज़ को डेवलप किया है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने फर्स्ट 2 जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज़ जिन्हें डेवलप किया गया है ICAR इंस्टीट्यूशंस द्वारा, इन्हें लॉन्च किया है। ये वैरायटीज़ आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए लॉन्च की गई है। जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज़ का मतलब है कि जो राइस की जो वैरायटी है उसके जीन में उसके DNA को चेंज किया जाता है ताकि उससे और बेहतर बनाया जा सके, यानी कि उसका प्रोडक्शन और बेहतर हो और पूरे समय से पहले भी अगर मैच्योर हो जाए तो भी उसका अच्छा उत्पादन हो, और इस तरह के एरिया में जहाँ पर राइस प्रोडक्शन नहीं होता है वहाँ पर भी वो काम कर सके। तो फर्स्ट राइस वैरायटी का नाम है DRR धन 100 कमला, जिसे सांबा मसूरी से डराइव किया गया है, और ये 15 से 20 दिन पहले मैच्योर हो जाती है और 25% ज़्यादा प्रोडक्शन देती है। सेकंड वैरायटी है पूसा DST राइस 1, ये सैलिनिटी और एल्कनिटी टॉलरेंट है और 30% हायर प्रोडक्शन देती है सैलिन कंडीशन के तहत।
Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for a missile test range in which Indian state. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय राज्य में मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मिसाइल टेस्ट रेंज की आधारशिला रखी है नगायलंका, आंध्र प्रदेश में। 1460 करोड़ रुपए की लागत से फैसिलिटी बनने वाली है और इसमें लोन सेंटर, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज़, इंडिजीनियस रेडार्स, टेलीमेट्री एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स, ये सभी होने वाले हैं। तो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी डेवलप की जा रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा, और इससे हमारी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। एडवांस जो टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है जिसमें सरफेस टू एयर एंटी टैंक मिसाइल्स आते हैं, इनका परीक्षण हम कर सकेंगे। Which Indian institution ranked the highest among Indian institutes in the QS Executive MBA Rankings 2025? QS Executive MBA Ranking 2025 में भारतीय संस्थानों में से किस भारतीय संस्थान को सर्वोच्च स्थान मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, IIM बेंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, ये QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2025 में हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूशन है। इसकी रैंकिंग 50 है, ग्लोबली रैंकिंग 50 है, भारत में तो टॉप पर है। और पिछले साल हालांकि इसकी रैंकिंग 41st थी, ठीक है, तो रैंकिंग डाउन हुई है, लेकिन फिर भी भारत से सबसे उम्दा है ये। और 7 इंडियन इंस्टीट्यूशंस इसमें अपनी जगह बना पाए हैं आउट ऑफ 233 वर्ल्ड्स बेस्ट एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम्स। इन 7 में से 4 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और 3 IIMs हैं। ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिस्ट QS क्वाकरली साइमंड्स ने इन रैंकिंग को रिलीज़ किया है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ठीक है, जिससे कैंपस हैदराबाद और मोहाली में है, ये सेकंड हाईएस्ट रैंक इंस्टीट्यूशन है, 111 से 120 रैंक बैंड में आता है। उसके बाद फिर IIM कोझिकोड है, IIM इंदौर है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद है, वॉक्सन स्कूल ऑफ बिजनेस है एंड गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। साइड बिजनेस स्कूल एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इसने इन रैंकिंग्स को टॉप किया है। उसके बाद फिर HEC पेरिस, IESE बिजनेस स्कूल, MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लंदन बिजनेस स्कूल आते हैं। USA मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री है इस रैंकिंग्स में, यानी कि सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस USA से ही हैं। 68 बिजनेस स्कूल्स USA से हैं इस लिस्ट में। उसके बाद फिर फ्रांस आता है 13 स्कूल्स के साथ, फिर UK 11 के साथ, फिर कनाडा एंड स्पेन 9 ईच के साथ। चाइना और इंडिया दोनों से ही 7 इंस्टीट्यूशंस इसमें अपनी जगह बना पाए हैं। विच टीम वॉन द कलिंगा सुपर कप 2025? कलिंगा सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, FC गोवा। FC गोवा ने जमशेदपुर FC को 3-0 से फाइनल में हराकर कलिंगा सुपर कप 2025 जीत लिया है, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, और दूसरी बार इन्होंने टाइटल जीता है। 2018 में ये कलिंगा सुपर कप इंट्रोड्यूस किया गया था फेडरेशन कप के बदले। What is the name of the new common digital platform being developed by the Election Commission of India for voters and officials? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं और अधिकारियों के लिए विकसित किए जा रहे नए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, ECI नेट। इलेक्शन कमीशन यूज़र फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस डेवलप कर रहा है वोटर्स के लिए और इलेक्शन ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी के लिए। इस नए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म का नाम है ECI नेट। तो देखिए 40 से ज़्यादा जो इलेक्शन कमीशन के एग्जिस्टिंग मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस हैं उनको इंटीग्रेट करेगा, यानी कि आपने जैसे ECI नेट प्लेटफॉर्म ओपन किया, उसी के अंदर आपको जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सब मिल जाएंगे। अब आपको अलग अलग इंस्टॉल करने की नीड नहीं पड़ेगी, जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, CVSIL, सुविधा 2.0, ESMS सक्षम, KYC ऐप, सब एक ही जगह पर प्राप्त हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो यूज़र्स का बर्डन है वो भी कम होगा और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कई तरह का डेटा इसमें देख पाएंगी। हाउ मच डिफेंस क्रेडिट लाइन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस फॉर अंगोला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंगोला के लिए कितनी रक्षा ऋण सुविधा की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, $200 मिलियन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने $200 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन अनाउंस की है अंगोला के लिए। अंगोला प्रेसिडेंट जो मैनुअल गोंगल्स लोरेंको ये दिल्ली में थे 4 दिन के ट्रिप के लिए। अंगोला की बात करते हैं, कैपिटल लुआंडा है, करेंसी यहाँ की अंगोलन क्वांजा है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप हल 096?
दुनिया के सबसे बड़े विद्युत चालित जहाज हुल 096 की लंबाई कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 130 मीटर्स। देखिए, एक ऑस्ट्रेलियन बोट बिल्डर ने वर्ल्ड की लार्जेस्ट बैटरी पावर्ड शिप बनाई है जिसका नाम है हुल 096 और तस्मानियन मैन्युफैक्चर इनकैट है, इनके द्वारा बनाई गई है और इसकी 130 मीटर लेंथ है और चाइना जोरिला के नाम से इसको ऑपरेट किया जाएगा। 2100 पैसेंजर्स और 225 व्हीकल्स को एकोमोडेट कर सकती है। एक उरुग्वे के मूवी एंड थिएटर स्टार, उनके नाम पर ये रखा गया है इसका नाम। और उरुग्वे, मॉन्टेविडियो और भी जो उरुग्वे के टाउन है और अर्जेंटीना के जो टाउन है वहाँ पर ये अपनी सर्विस देगा। इंडिया साइंड और रिन्यूड MOU ऑन सस्टेनेबल एनर्जी विथ विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ सतत ऊर्जा पर नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है डेनमार्क। भारत और डेनमार्क ने सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको रिन्यू किया है और जो क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स हैं उनको और एडवांस लेवल पर ले जाने की कमिटमेंट दिखाई है। भारत का टारगेट भी है नेट जीरो एमिशन 2070 तक अचीव करना। जो एक्चुअल MOU है वो 5 जून 2020 को साइन किया गया था और ये जून 2025 में एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए एग्रीमेंट को रिन्यू किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है। इन विच इंडियन स्टेट इज द इंडियाज लार्जेस्ट क्वांटम वैली टेक पार्क बीइंग डेवलप्ड? भारत का सबसे बड़ा क्वांटम वैली टेक पार्क किस भारतीय राज्य में विकसित किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। देखिए, टेक कंपनीज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और IBM ये दोनों मिलकर आंध्र प्रदेश सरकार का जो क्वांटम वैली टेक पार्क है अमरावती में, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और द इनिशिएटिव विल डेवलप अ वाइब्रेंट क्वांटम इकोसिस्टम इन द कंट्री टू क्रिएट हाई एंड जॉब्स, अट्रैक्ट टॉप टियर टैलेंट एंड ड्रॉस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। तो IBM क्वांटम सिस्टम 2 इंस्टॉलेशन यहाँ पर किया जाएगा। 126 क्यूबिट हेरॉन क्वांटम प्रोसेसर जो कि लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटर इंडिया का। Who has been recommended as the CMD of Oriental Insurance Company Limited? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD के रूप में किसे अनुशंसित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन भी है संजय जोशी। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, इन्होंने संजय जोशी का नाम रिकमेंड किया है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड OICL के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर। एक्चुअली इससे पहले RP सिंह थे इस पद पर और रिटायर हो गए हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अमित मिश्रा हैं इनको एक्टिंग CMD बनाया था कंपनी का 3 महीने के लिए। इन विच सिटी इज द न्यूली इनोग्रेटेड कॉर्पोरेट भवन लोकेटेड? नव उद्घाटित कॉर्पोरेट भवन किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है कोलकाता। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण ने न्यू टाउन कोलकाता में कॉर्पोरेट भवन को इनोग्रेट किया है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के डिफरेंट ऑफिसेज जैसे रीजनल डायरेक्टरेट ईस्ट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ऑफिशियल लिक्विडेटर, SFIO, NCLT, कोलकाता बेंच, IBBI ये सभी एक जगह पर स्थित होंगे। इन विच सिटी वॉज द स्टैच्यू ऑफ बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा अनवेल्ड? बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर कॉर्पोरेशन अमित शाह इन्होंने 9 फीट हाई स्टैचू और एक रोड का नाम रखा है बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा के नाम पर न्यू दिल्ली में, यानी के नाम पर स्टैचू है, इन्हीं के नाम पर एक रोड का नाम रखा गया है। जो लाला लाजपत राय मार्ग है उसके एक हिस्से का नाम बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मार्ग रखा गया है। तो बोडोलैंड और बोडो कम्युनिटी के ये लीडर थे बोडोफा। सनी थॉमस हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? सनी थॉमस जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है शूटिंग। सनी थॉमस जो कि फॉर्मर कोच रहे इंडियन नेशनल शूटिंग टीम के, द्रोणाचार्य अवार्डी भी रहे हैं, इनका निधन हो गया है कोट्टायम केरल में। 84 साल के थे ये। और ऑबिचुरीज देख लेते हैं। KV राबिया जो कि केरल से थी एक वुमेन और कई इलिटरेट मैन और वुमेन को इन्होंने एजुकेशन के लिए प्रेरित करने का कार्य किया। हालांकि व्हील चेयर पर ही थी लेकिन तब भी लोगों को इन्होंने काफ़ी जागरूक किया। एम्बेसडर ऑफ लिटरेसी मूवमेंट भी इनको बोलते हैं। जाने माने स्पिरिचुअल गुरु और योगा प्रैक्टिशनर बाबा शिवानंद, इनका भी निधन हो गया है। पद्मश्री अवार्डी थे ये। 128 की एज में निधन हुआ इनका वाराणसी में। Who has been appointed as the new Prime Minister of Yemen? यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है सलेम सलेह बिन ब्रेक।
यमन के प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल ने फाइनेंस मिनिस्टर सलेम सलेह बिन ब्रेक को कंट्री का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। इनसे पहले अहमद अवद बिन मुबारक इस पोस्ट से रिजाइन कर चुके हैं। यमन की बात करते हैं। कैपिटल सना है, करेंसी है यमनी रियाल। विच पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैज़ लॉन्च द मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर टू एक्सेलरेट AI इंटीग्रेशन। किस भुगतान सेवा प्रदाता ने AI एकीकरण में तेजी लाने के लिए मॉडल संदर्भ प्रोटोकॉल सर्वर लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है रेजर पे। जो रेजर पे है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, आप सभी जानते होंगे। इसने फर्स्ट MCP सर्वर लॉन्च किया है ताकि जो इसके बिजनेस साथी हैं उनका जो AI असिस्टेंट है और जो रेजर पे है ये दोनों इंटीग्रेट हो सके आसानी से, ज़्यादा समय ना लगे। तो रेजर पे फर्स्ट पेमेंट गेटवे है जिसने मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर को अपनाया है, अडॉप्ट किया है। देखिए जैसे या किसी साइट पर हम गए, मान लीजिए अमेज़ोन पर ही गए, अमेज़ोन तो नहीं किसी और, मान लीजिए हम ज़ोमैटो पे हमने कोई ऑर्डर किया है, ठीक है। तो ज़ोमैटो का अपना AI असिस्टेंट होता है, हमसे पूछता है कि आप क्या पसंद करते हैं, किस तरह का फूड वैरायटी पसंद करते हैं, फिर वो आपके सामने ऑप्शन देता है, ठीक है। अब हमको पेमेंट करनी है तो पेमेंट रेजर पे के जरिए होगी। तो हम उसमें जो है हमने बोल कर बता दिया कि हमें अब पेमेंट करनी है तो वो तुरंत आपको इंटीग्रेट कर देगा रेजर पे से, ठीक है। तो पहले इसमें समय लगता था लेकिन अब तुरंत उसको इंटीग्रेट कर सकता है इस मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर के जरिए। An MCP server provides a way for AI models to interact with external sources and tools. Who has been appointed as the chairperson of the Committee on Public Undertakings for 2025-26? 2025-26 के लिए सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है बैजयंत पांडा। बीजेपी के MP हैं बैजयंत पांडा, इन्हें चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स 2025-26 के लिए। 22 मेंबर होते हैं इस कमेटी में, 15 लोकसभा से उठाए जाते हैं, 7 राज्यसभा से उठाए जाते हैं। बीजेपी MP संजय जायसवाल, इन्हें चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है कमेटी ऑन एस्टिमेट्स का 2025-26 के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा। ये 30 मेंबर कमेटी होती है, 1 साल का इसका भी टर्म होता है। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।